अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा अदा की गई और इस मौके पर ईरानी कौम ने अपने सदर को, अपने लीडर को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। 20 हज़ार लोग निकले और उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। न सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत की बल्कि दुनिया की दीगर अक़वाम को भी ये पैगाम दिया कि ज़िंदा कौमें अपने जो मोहसिन हैं, अपने जो लीडर हैं, उनका इस्तकबाल भी कैसे करती हैं और उन्हें अलविदा भी कैसे कहती हैं। दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात जो ईरान की हुकूमत है, जो उनके रहबर आला हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, उनको मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी तेहरान पहुँच रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पहुँचे हैं, वो भी ताज़ियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर। सवाल बुनियादी यही है कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी का जाना क्या वाक़तन एक खला पैदा किया है और ईरान की जो पॉलिसीज़ हैं, ईरान की पॉलिसीज़ के साथ साथ जिस तरह फ़लस्तीन की कॉज़ को, गज़ा के मसले को डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने लीड किया, क्या ईरान इस मिशन को जारी रखेगा। और ये बुनियादी नुक्ता है आज के प्रोग्राम में, हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर सियासी एतबार से आप ये हलचल हो रही है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए अच्छी ख़बरें आ रही हैं। परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सदर हैं, 11 माह 20 दिन के बाद उन्हें गुज़श्ता शब कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज हमाद अज़हर भी सामने आ गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्विसेज अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। PTI के साथ क्या CBM शुरू हो चुके हैं, ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फजलुर रहमान साहब और PTI के दरमियान नशिस्त होने जा रही है अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए। क्या ये फ़ैसला कुन नशिस्त होगी या अभी और इम्तिहान बाकी हैं दोनों जानिब से, कुछ मज़ीद शराइत होंगी, कवायद व ज़वाबित होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका मेमन। आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, एक तो जिस अंदाज़ में ईरानी कौम ने डॉक्टर इब्राहिम रईसी को विदा कर रही है उस पर आपका तज्ज़िया, और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासी घुटन है, हब्स है, इसमें कोई ताज़ा हवा का झोंका आएगा? देखें, ये जो डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब का जनाज़ा है, ये बहुत बड़ी उसमें अवाम की बहुत बड़ी तादाद की शिरकत, इससे जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई सरकारी ओहदेदार अपने आप को आवाम के लिए वक्फ़ करे, मुल्क के लिए वक्फ़ करे और बेलौस हो, ईमानदार हो और सारी अपनी तवानाइयाँ, सलाहियतें ख़र्च करे कौम के लिए, तो फिर उसको अलविदा किस तरह कहा जाता है। वरना दुनिया में हमने देखा है कि बड़े बड़े हुक्मरान इंतकाल भी कर जाते हैं और फिर उसके बाद लोग जो होते हैं वो तहनीती पैगामात एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि चलो जी बला टली। तो एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा ये है कि इसका दर्द और इसकी तकलीफ़ पूरे आलम इस्लाम में महसूस की जी। तो ये बड़ी जाने वाले के लिए एजाज़ की बात है। हाँ, आवाम की सतह पर आलम यानी आलम इस्लाम में जो मशरिक़ वुस्ता है उसमें एक तकलीफ़ महसूस की गई। तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स अगर आलम इस्लाम के दर्द को अपना दर्द बना ले, मुसलमानों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, तो उसको फिर पूरी दुनिया में इसी अंदाज़ में पजीराई मिलती है और इसी अंदाज़ में दर्द महसूस किया जाता है। लेकिन वक्त हमारे पास कम है, हम आते हैं ये जो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। PTI और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान राब्ते हुए थे, फिर खामोशी छा गई थी, अब दोबारा राब्ते शुरू हुए हैं और आज शायद मुलाकात भी हो रही है लीडरशिप की शाम को। तो मेरे ख्याल हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछ लेते हैं कि हुमायूं साहब, ये पहले कुछ राब्ते हुए, फिर खामोशी छा गई, आपने इत्तिहाद उनके बग़ैर बना लिया, आज फिर मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात का एजेंडा क्या है और क्या ये आखिरी मुलाकात होगी और इसके बाद वो इत्तिहाद का हिस्सा बन जाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे इस मुलाकात की डिटेल्स का नहीं मालूम, लेकिन एक जनरल बात होती है कि अब मेरे और आपके दरमियान में जितने मर्जी एक सियासी इख्तलाफात हो, हम एक दूसरे को जितना मर्जी बुरा कहें, एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हो जहां सफर आपका भी उस वही डेस्टिनेशन हो और मेरा भी वही डेस्टिनेशन हो, तो उसमें हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि यार मैं अपना जाऊंगा, तुम अपना जाओगे, लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी है कि आपको मेरी ताकत से फायदा होगा और मुझे आपकी ताकत से फायदा होगा। और पॉलिटिक्स इज बेसिकली गेम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो व्हेन यू नीड नंबर्स एंड व्हेन आई नीड नंबर्स, तो हमें बाज दफा बाज चीजें जो, देखिए इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि अगर हम उनके साथ अलायंस करते हैं तो हमारा कोई पॉलिटिकल अलायंस हो रहा है। हम इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हम इख्तिलाफ करते हैं, हम उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मान रहे हैं। इसका सिंपल एक मकसद है, वो मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो चला आ रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, ये याद रखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए वो 1971 में हुए थे। 1971 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उसका जो आउटकम आया था, दैट वाज टोटली अगेंस्ट What the establishment wanted at that time। वो चाहते थे कि मुजीबुर रहमान हार जाए, वो चाहते थे कि भुट्टो जीत जाए, लेकिन भुट्टो हार गया, मुजीबुर रहमान जीत गया। अब जब वहां पे वो हो गया, तो उसके बाद जिस तरीके से भुट्टो को इंस्टॉल किया गया और मुजीबुर रहमान को माइनस किया गया, तो उसकी वजह से इन दोनों को, भुट्टो और याया के जो जॉइंट एक्शन था, उस जॉइंट एक्शन की वजह से हमारा मुल्क टूट गया। ये मेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक है। अब उसके बाद से एक रफली उसके बाद से ये हुमायूं मामा साहब, ये ठीक है कि वो उस वक्त मैंडेट का एहतराम ना किया गया, बाकायदा जारहियत थे। जी मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब एक घर के अंदर दो भाइयों का, और आप ये समझे कि घर के एक फर्द का और एक और फर्द का और एक और का, जब इनके दरमियान में 2:1 हो जाए और आप एक भाई का हिस्सा, उसका जो जायज हिस्सा उससे ले लें, तो उसमें जो दरार आती है, इसका फायदा उठाने वाले आपके नेबर्स हो सकते हैं, इसका फायदा उठाने वाले आप कोई और हो सकता है, लेकिन दरार आप लोगों की वजह से आई है। तो मैं ये ब्लेम करना कि इंडिया ने किया था या किसी और ने किया था, वो ये नहीं, तो हम जरा हालात हाजरा पे आ जाते हैं, आगे आ जाए, क्योंकि वो तो मुजीबुर रहमान ने बार बार कहा कि मेरा इंडिया से राब्ता था और मैं इंडिया को मुदाखलत की दावत बाकायदा अवामी लीग ने वो एक अलग इशू है, मेरे ख्याल इशू अलग है, उसमें आप बड़ी मैं जो बात करने जा रहा था ना, आपने उसको दूसरे को कहना, मैं ये कहना जा रहा था, उसके बाद से जो इलेक्शंस थे ना, वो हमेशा मैनिपुलेट हुए हैं। उसके बाद जो 1981, 84, 88 प्रॉब्ली नहीं हुआ था, 90, उसके बाद सारे, अब ये मैनिपुलेटेड इलेक्शंस थे। 2018 में भी हुए, देखिए थ्रू आउट होते रहे हैं। मैं 2018 के इसलिए हुए हैं कि अगर 2018 में जेन्युइन इलेक्शंस होते तो पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी के साथ आ जाती, मैनिपुलेट करके उनका हक कम किया गया था और बैलेंस ऑफ पावर अपने हाथ में रखा था। तो अब जो इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और बाकी जो जमातें हैं, जो जिसमें मेंगल साहब की है, जिनमें सिंध से है, ये सारे जो अब आ रही है, इनमें पीर और पगाड़ साहब, ये सारे जो जमातें हैं, हम लोग एक चीज कर रहे हैं कि देखें, अब मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए उसके लिए कोई तरीका इख्तियार करो। और ये दरमियान में हमने ये भी देख लिया कि इस दफा जो काकड़ साहब ने आके और खुद बता रहे कि अगर मैं फॉर्म 47 के तहत आप लोगों को ना करता तो आपको समझ आ जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अब जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं पिछले कुछ दिनों में, आपकी जमात के जो कलीदी रहनुमा हैं उनकी रिहाइयाँ हो रही हैं, हुकूमत के साथ भी कोई चैनल एक्टिव है क्या? ये CBMs हैं?
देखिए, मुझे नहीं पता ये सीबीएम्स हैं या नहीं है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो केसेस थे, इनको इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, इस तरह ये है कि आपने बेसिकली क्या किया है कि मैंने चोरी नहीं की और आपने मेरे ऊपर चोरी का केस डाल दिया है। आज 21 सदी आ गई, आज चीजें चेंज हो गई, आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो आज एक वक्त आता है, हमेशा हर एक कौम की जिंदगी में एक वक्त आता है, कोई ना कोई शख्स एक ऐसा काम करता है जो सबको जगा देता है। तो इमरान खान ने एक ऐसा काम कर दिया है, उसने डिफाई कर दिया है। उसने जो पाकिस्तान में चलता आ रहा था कि जो जितने भी पॉलिटिशियन होते थे वो सर झुका के बैठ जाते थे, डील करके भाग जाते थे। ये नर का बच्चा खड़ा हो गया, इसने कहा नहीं, ना मैं डील करूंगा ना मैं भागूंगा, मैं अपने, मेरा गलत पॉइंट है या सही पॉइंट है, मैं उस पर खड़ा रहूंगा। और इसी बात पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जो हमने ईरानी सदर की बात की है, हुमायूं साहब ये गलत या सही की बात ना करें, सही पे तो अड़ना चाहिए। अगर गलत स्टैंड हो तो उस पर तो माजत कर लेनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। दो चीजें हैं, सही और गलत में दो चीज, एक एब्सोल्यूट सही है और एब्सोल्यूट गलत है। मतलब मैं कह दूं कि यार कत्ल सही है तो कत्ल सही हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहूं कि मेरी ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी सब्जेक्टिव हो जाती है। जैसे कोई और चीज है, बात चीजें सब्जेक्टिव होती है, वो आपके लिए सही होंगी, मेरे के लिए गलत होंगी, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत था कौन सही था, उसमें एक सब्जेक्टिव आ जाता है। बाज एब्सोल्यूट चीजें होती हैं, तो एब्सोल्यूट चीज में उन्होंने, अब मेरे लिहाज से ये सही था कि उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह थी, उनसे कहा गया कि क्या आप हमें वो अड्डे दोगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो इसलिए उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट कि अब ये सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे लिहाज से ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब बात ये है, डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी फिलोसॉफिकल है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक मोटी सी और सीधी सी बात जानना चाह रहे हैं। शिकवे जो इमरान खान साहब के हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट से हैं, नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे करते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी की नज़र हो गया। बातें एक जैसी हैं दोनों की, वो भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये भी कहते हैं मुझे क्यों हटाया गया। क्या कोई इम्कानात मौजूद हैं कि आप भी सिविल बालादस्ती की बात करते हैं, इसके लिए नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के बीच कोई राब्ता हो? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान ने कहा था कि जो सुपरमेसी ऑफ सिविल, जो सिविलियंस हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए उसने खड़े होकर उसने कहा है कि मैं इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, अब सवाल ये हो जाता है, हर एक सवाल पूछता है कि वो फिर एस्टैब्लिशमेंट से बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक चीज होती है आइडियोलॉजिकल सियासत जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में रियल पॉलिटिक है। रियल पॉलिटिक क्या है? ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। अब इस ट्रूथ के बाद रिकंसिलिएशन का जब टाइम आएगा, उस रिकंसिलिएशन में अभी जो मियां साहब वापस आए हैं, वो किस तरीके से वापस आए हैं, वो उन्हीं के साथ आए हैं। तो इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, इमरान खान ने कहा तुम लोगों ने जब मुझे निकाला है तो अब तुम लोग भुगतोगे। उस अकेले बंदे ने जेल में बैठ के इन सबको तिंगी का नाच नचा रहा है। वजह सबको पता है कि वो हक पर है। अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम क्यों उसके साथ खड़ी है? अवाम उसकी उसकी शर्ट की तस्वीर निकलती है, पूरी दुनिया में 24 करोड़ लोग उसकी वो तस्वीर देख लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लोग उसको आइडियलाइज करते हैं कि ये एक चीज के ऊपर अपने जो एक उसने स्टांस लिया था उस पर ये खड़ा हो गया है, ये बिक नहीं रहा, ये झुक नहीं रहा। देखिए, लोग इस तरह के लोगों को करते हैं। कितने, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, कितने बड़े बड़े लोगों की वफात हुई है, उनके बहुत बड़े जनाजे नहीं थे। इनका क्यों बड़ा जनाजा था? इसलिए कि ये खड़े हो गए थे। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है उसके सामने खड़े हो गए, और कितने अरसे से खड़े हैं और अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहे। इन्होंने भी उन्हें कहा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट। तो हम लोग जो होते हैं ना, अब याद रखें, आप सिंपल सी चीज देखें, जो आपके अवाम है ना, मैं उनको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जब वो पाकिस्तानी या कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें एक हीरो आता है, वो हीरो क्या कहता है? वो विलन को कहता है एब्सोल्युटली नॉट।
अच्छा, शुरू में वो अकेला होता है, शुरू में वो मार खा, फिर आखिर में अवाम को ख्याल आता है, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको ख्याल आता है कि यार ये तो चोर, तो ये डाकू, तो ये चोर और ये विलन तो टोटल 10-15 लोग हैं, हम पूरे जो हैं, पूरा गांव जो है वो वैसे ही बैठा हुआ है, तो क्या होता है वो गांव उठ जाता है, फिर वो डंडे शंडे देकर ले आ जाते हैं। तो वक्त आ गया है कि अब इस जगह पे अब जो एक उसूली सियासत है उसने शुरू हो जाना है। पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इसमें जजेस जाग गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाग गए हैं, वो कहते हैं हम प्रेशर नहीं लेंगे, इसमें अवाम जाग रही है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है, ये पंजाब में हद तक इज़्ज़त बिल एक मंजूर हुआ है, पंजाब की अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की है, तमाम सहाफ़ती तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं। PTI का उसूली और सरकारी मौक़िफ़ क्या है, और इसमें किस हद तक आप सहाफ़ती तंजीमों के साथ, सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे? अच्छा, मेरा इसमें एक पर्सनल टेक है और एक हुआ, ठीक है। देखिए ये याद रखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो आज़ादी सहाफ़त में और आवारगी सहाफ़त में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ में जो आवारा इंसान होता है वो भी आज़ाद ही होता है, लेकिन उसको अगले की लिमिट का नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि डॉक्टर हुमायूं की जान नाक आ जाती है, वहाँ मेरी लिमिट ख़त्म हो जाती है, डॉक्टर हुमायूं की लिमिट शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे उनको किसी हद तक कंटेन करना चाहिए। लेकिन मेरा गिला तो आप लोगों से है, मेरा गिला तो आप लोगों से है। देखें, सुने, PBA जो है वो मालकान की तंजीम है, APNS वो मालकान की तंजीम है, CPNE जो है वो एडिटर्स की तंजीम है, और PFUJ जो है वो कारकुनों की तंजीम है, और एमेंड जो है वो भी कारकुनों की तंजीम है। ये सारी तंजीमें इस वक्त मिलकर इस बिल की मुखालफत कर रही हैं, तो इसलिए आपका ये गिला और शिकवा बनता नहीं है। मालूम ये होता है कि शायद आप ये जो हद तक इज़्ज़त का बिल है इससे मुतमैन हैं, और आप इस तरह शिकवा तो ये बनता है कि पंजाब में जो अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए था वो कोई मुतासिर कुन तो नहीं था डॉक्टर साहब, बस एक लगता है कि हुज्जत ही तमाम हुई है पंजाब में आपकी जो जमात और अपोजिशन उसकी तरफ से। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इसमें तो आप सब लोग एक बात से एग्री करेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक ये इस किस्म के बिल में एक हिडन एजेंडाज होते हैं। वो हिडन एजेंडाज ये हैं कि हम इस बिल के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट करें या लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें, और या आपकी आज़ादी, जो आज़ादी सहाफ़त है उसको हम लिमिट कर दें और उसको अपने लिहाज से इस्तेमाल करें। एक तो ये चीज़ है, वो एब्सोल्युटली गलत है। एक चीज़ है कि हम जो आवारगी मतलब जो लोग सियासत के नाम पे, मीडिया के नाम पे जो है ना, उसमें वो लोग अपना एजेंडा आगे लेकर आते हैं और उसमें वो लोग गलत काम करते हैं। उस गलत काम को भी रोकना उतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पंजाब गवर्नमेंट का भी यही मौक़िफ़ है, बल्कि हर हुकूमत का यही मौक़िफ़ होता है कि हम आवारगी सहाफ़त को रोकना चाहते हैं, लेकिन आवारा सहाफ़त आज़ाद रहती है और जो ज़िम्मेदार और सहाफ़त होती है हमेशा वो उस फंसती है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोगों ने आगे आना है, खुद आना है। आपके अंदर जो काली भेड़े हैं आपने उनको पकड़ के करना है। देखिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब। इसका मतलब है हमें खुद ही जागते रहना है, आप पे नहीं रहना। अंडरस्टैंडिंग आपकी मौजूद है हुकूमत के साथ। देखिए मेरे लिहाज से, अब मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे लिहाज से ये जो बिल है ना, ये जो बिल है, मैं ये समझता हूँ ये बिल जो है ना, ये बदनीयती पर है। मैं ये समझता हूँ ये बिल बदनीयती पर है। जिस तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, जिस तरीके से इस बिल को पास कराया गया, उसके अंदर बदनीयती है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ ये बिल इस तरह पास नहीं होना चाहिए था। इसमें आम सब लोगों को, आपको, हम सब लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें इसके ऊपर पूरी डिस्कशन होनी चाहिए थी। इसको स्पैन बेशक 3 महीनों में करो, 4 महीनों में करो, 6 महीनों में करो, किस बात की जल्दी है? ये जो जल्दी का काम होता है ना, शैतान का काम होता है। और नंबर 2, अब मरियम नवाज ने खुद कहा था कि ये जो
हुकूमत है जिस तरीके से आई हुई है, इस किस्म की हुकूमत जो कि फॉर्म 47 वाली है, ये किसी को क्या डिलीवर करके देगी। तो अगर हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहे थे तो वो गलत तरीके से कर रहे थे। तो अच्छा काम गलत तरीके से करो, वो भी गलत है। तो मैं उस लिहाज से इस बिल की मुखालफत करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम बास पॉइंट्स हैं इस बिल के अंदर जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और हर बाशऊर इंसान समझता है, उसमें बास पॉइंट ठीक भी हैं। 100% चीज गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीक़ाकार का लगता है ऐसे है कि उसके अंदर कोई हिडन एजेंडा है। हमें उस हिडन एजेंडा को डिस्कस करके उसको बीच में से माइनस करना है और उसके अंदर जो अच्छी चीज है उसको लेकर आना है। ये आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मयम मोहम्मद साहब, शाह साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि नीयत ठीक नहीं है, वो फैज़ याद आ गए, बात नीयत की होती है वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं, तो हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो हतक इज़्ज़त का कानून लाया गया है, क्या सूबा विफाकी कवानीन को बालाए ताक रख के इस तरह की कानून साजी कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर दो तरह की लेजिस्लेशन है। एक वो है कि जो फेडरल कॉम्पिटेंसी के अंदर आती है, और दूसरा फेडरल कॉम्पिटेंसी के साथ साथ जो सूबा है वो भी अपनी लेजिस्लेशन कर सकता है। और उसके अंदर आपका डेफेमेशन का एक सब्जेक्ट जो है वो आपका 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, उसका सेक्शन 499 और 495 है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था वो आपका एक डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जो था 2002 का पाकिस्तान के अंदर आया, और उसकी एप्लीकेबिलिटी थी वो पंजाब की हद तक थी। तो इस हद तक देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट की या प्रोविंस ऑफ पंजाब की या पंजाब असेंबली की लीगल कॉम्पिटेंसी है कि वो डेफेमेशन के सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर ले, और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्करेंट अवेलेबल है, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अच्छा नहीं, लेकिन जब ये नया कानून मंजूर करेंगे तो पहला कानून जो अडॉप्ट किया हुआ है वफाकी कानून सूबे का, वो भी एप्लीकेबल होगा, वो नाफिजुल अमल होगा, या उसको ये रिपील करेगा? इरशाद साहब, इस तरह है कि जब आप कोई भी नया लॉ बनाते हैं, जिस तरह ये 2024 का लॉ है, अब ये बन गया है, इसको पंजाब असेंबली ने पास कर दिया है, अब इसको आप गज़ट नोटिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर दोनों विंडोज जो है वो रखी जाती है। एक वो विंडो रखी जाती है कि जो उस लॉ, जो प्रीवियस लॉ है जिसके अंदर वो केसेस चल रहे होते हैं, उसको एज इट इज नई कोर्ट्स के अंदर या नए ट्रिब्यूनल्स के अंदर या नया जो जुडिशियल मैकेनिज्म उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और दूसरा उसके साथ ही उस लॉ को रिपीट कर दिया जाता है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने जब 2024 का बिल ये पास किया है तो उसके अंदर जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 था उसको सेक्शन 27 के अंदर उसको रिपील कर दिया है। अब वो जो पुराना लॉ जो है वो नहीं है, लेकिन उस लॉ के नीचे जितनी चीजें इनिशिएट हुई थी वो सारी की सारी जो है इन ट्रिब्यूनल्स को जो इस 2024 के लॉ के अंदर एस्टैब्लिश की गई हैं, उनको ये केसेस जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और उसका प्रोसेस उसी तरह स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह 2024 के लॉ के अंदर सर्टेन एरियाज हैं कि किस तरह आपने उसको आगे लेके चलना है, या अगर उस केस का फैसला जब इस तरह आया है कि आपने 180 दिन के अंदर एक फैसला करना है, उसके बाद उसकी अपील उसी तरह फिर जब हाई कोर्ट्स के अंदर जाएगी, तो पहले जो लॉ था उसके सारे केसेस जो थे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास चल रहे थे, वो सारे के सारे केसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे जो नए ट्रिब्यूनल्स बनेंगे इस लॉ के अंदर, और उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो 2024 के मुताबिक होगा। और अपील जो है अगर कोई फैसला आता है तो उसकी अपील जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो आप हाई कोर्ट के अंदर कर सकते। सही। अच्छा, इस कानून में, इस बिल में एक जो सबसे बड़ा एतराज़ है हमें सहाफ़ती बिरादरी को, क्योंकि नाम तो इसका रखा गया हत्ता की इज़्ज़त बिल, लेकिन ये सारा का सारा डील कर रहा है सहाफ़ियों को, सहाफ़त को, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को।
और इसका दायरा भी अजीब व गरीब सा फैलाया गया है। इसमें जो एतराज़, बहुत सारे एतराज़ात हैं। एक तो इस पे जो स्टेक होल्डर हैं, किसी से कोई मशवरा नहीं किया गया, बल्कि जब मशवरे के लिए बुलाया गया तो मीटिंग ख़त्म हुई इस नोट पर कि जी अब दोबारा एक हमारी मीटिंग होगी और हम अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात लिख कर आपको देंगे और उसकी रोशनी में नया मसौदा कानून बनेगा। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उसको मंजूर करा लिया गया। लेकिन एतराज़ ये है कि एग्जेक्टिव ने जजेस की तकर्रुर का मामला भी अपने हाथ में ले लिया है। 3 लोगों का एक जो एग्जेक्टिव होगी, हुकूमत होगी सूबे की, 3 लोगों का एक बैच देगी, हवाले करेगी चीफ जस्टिस साहब के, उन्हीं में से इंतखाब करना होगा। नंबर 1 तो ये है कि उनके पास चॉइस नहीं है, वो जो एग्जेक्टिव देगी अपने पसंदीदा लोग उन्हीं में से उसको चूज़ करना पड़ेगा और एक को जज लगाना पड़ेगा। फिर उस जज पर ये पाबंदी लगा दी गई कि तकर्रुर तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी होगी, परफॉर्मेंस होगी, कंडक्ट जो होगा वो 18 महीने, गवर्नमेंट 18 महीने में एग्ज़ामिन करेगी। अगर तो वो सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो आप 3 साल पूरे करेंगे, वरना फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रैकोनॉमी ऑफ पावर का उसूल है आइन का, ये उसकी नफ़ी नहीं है कि एग्जेक्टिव ने जुडिशरी में मुदाखलत कर दी है। नहीं, मैं अब आपको एक चीज बताऊं, उस चीज के अंदर हमारे बड़े इरशाद आरिफ साहब स्पेशल लॉज हैं, जिसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स जो है वो विद द कंसल्टेशन जो है वो चीफ जस्टिस भी की जाती है और इंडिपेंडेंट भी की जाती है। और वो हमारा कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल भी इसी तरह था, उसके बाद IRS के अंदर भी था, जिसके अंदर चेंजेस आई हैं। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग डेफामेशन का सिस्टम है, ये लॉ है, वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को कोप कर रहा है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं कर रहा। कि हमारे पास 1890 का जो क्रिमिनल डेफामेशन है, जो सेक्शन 499 और आपका सेक्शन 500 है, जिसके अंदर पनिशमेंट दी गई है, और इसी तरह आपका 2002 का जो डेफामेशन ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर भी वो डिलीवरेंस नहीं है, वो ऐसी जान नहीं है कि जिसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें होती हैं। और स्पेशली जब वो बना भी था इरशाद आरिफ साहब, तो उस वक्त जो बुनियादी कॉन्टेक्स्ट है, उस वक्त आपका प्रिंट था, इलेक्ट्रॉनिक भी तरह पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर नहीं आया था। और पूरी दुनिया ने विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जो है वो आया है, और जिसके अंदर आपने देखा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आई है आपका फेक न्यूज इसके अंदर आया है, मिसलीडिंग इसके अंदर आया है, और तीसरा फॉल्स एक्यूजेशन जो है। अब दुनिया की किसी भी जर्नलिज्म के अंदर आप चले जाएं तो ये तीनों चीजें आपके फॉल्स एक्यूजेशंस भी इसके अंदर होते हैं और मिसलीडिंग, और यही चीजें दुनिया पूरी के अंदर जो सहाफत है या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके अंदर आती है। और हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको प्रोटेक्ट करता है कि आपको बिल्कुल आजादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, लेकिन आपके ऊपर कुछ कदगन है। अब पाकिस्तान के अंदर जब से सोशल मीडिया का एक फिनोमेना आया है, हमारे पास वो लॉ ऐसे नहीं है। हमारे पास पीका लॉ जो 2016 का ऐसा है, लेकिन आज तक उसके अंदर जो फेक न्यूज जो है उसको हमने डिफाइन नहीं किया, और सारे का सारा जो ओनस है वो उसी शख्स के ऊपर चला जाता है कि जिसके ऊपर आपने जो है वो जिसके मुतल्लिक मिलाइन किया है या लाइबल किया है या स्लैंडर किया है। और फिर आप देखें कि साल इस मुल्क के अंदर जो है नहीं होते और लोगों की पकड़ी उछाली जाती है। अब दुनिया के हर मुल्क ने जो है अपने लॉज को अपडेट किया है। जिस तरह हम सबसे ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं कि आप देखें कि बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर आप इस तरह की फेक न्यूज या फॉल्स एक्यूजेशन या मिसलीडिंग करें ना, तो उनका 2013 का जो लॉ है डेफेमेशन का, उसके अंदर वो सारी चीजें एड्रेस की गई हैं। अब पाकिस्तान चूंकि लेजिस्लेटिव सिस्टम या लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए पाकिस्तान ये फिनोमेना। हाँ, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। हाफिज साहब थोड़ा सा मैं अर्ज करूं कि जो हमारे यहाँ नैब कानून है उसमें 4 महीने में फैसले का पाबंद किया गया जज को। 18 साल से 20 साल से 24 साल से केसेस चल रहे हैं। कोई जज और उसकी वजह जो होती है वो ये होती है कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से किसी को रिलीफ मिल रहा होता है और किसी को सज़ा हो रही होती है। नंबर 2, बार और बेंच की मिली भगत होती है। नंबर 3, जो ये इल्तवा लिए जाते हैं बार की तरफ से, वकला की तरफ से। तो ये कबाहतें तो हर कानून में मौजूद हैं, यानी कानून मुकम्मल है लेकिन उसका फ़ायदा जो है हमेशा उठा रहा होती है कोई एक पार्टी।
तो इसकी क्या जमानत ये कानून देगा कि अब ऐसा नहीं होगा? देखिए बात ये है कि देखिए आपके मुल्क के अंदर 2 सीरियस लॉज ऑलरेडी मौजूद। आपने नैब की बात की, नैब के अंदर इरशाद साहब 30 डेज का टाइम है कि आपने 30 डेज के अंदर करना है, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा ये है कि एंटी टेररिज्म लॉ है पाकिस्तान के अंदर 97 का, उसके अंदर 7 दिन का जिक्र है कि आपने करना है, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और मिसयूज ऑफ लॉ जो है वो बड़े कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, कि आपने एक लॉ बनाया, उसका मिसयूज किया अपने पर्पसेस के हिसाब से, और दूसरा ये है कि उसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स करके, जिस तरह आप देखेंगे जिसकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन जो दूसरी जिस तरफ जो अर्ली है वो एक चीज ये है कि इसके अंदर जो जजेस अपॉइंट होंगे वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस आएंगे, और चीफ जस्टिस के पास पूरा इख्तियार है कि उन सारी चीजों को आप उन प्रोफाइल्स को देखे और उसके बाद देखे, और दोनों कैटेगरी के लोग आएंगे। उसके अंदर आप लॉयर्स को भी ला सकते हैं जिनकी 10 साल स्टैंडिंग है, यानी कि वो हाई कोर्ट का जज बनने की कैपेबिलिटी हो। मेरा एतराज़ है वो ये है कि आपने 3 लोगों का एक दे दिया, पैनल दे दिया, चीफ जस्टिस ने उन 3 में से एक को नामजद करना है, मुंतखब करना है। वो 3 आपकी मर्ज़ी के हैं, वकील भी आपकी मर्ज़ी का हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है। उसमें कंसल्टेशन ऐसी तो नहीं है कि वो रिजेक्ट कर सके, ये तो उसमें कहा हुआ नहीं, बिल्कुल और तो वो सारी की सारी फाइनली मेरे सामने पड़ा हुआ है। सेक्शन 8 है उसका, उसका लिखा हुआ है कि अ मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट in consultation with the Chief Justice of the Lahore High Court, and no person shall be appointed as a member unless he has been the judge of the Lahore High Court or has been a district judge or an advocate of the Supreme Court qualified to be appointed as a judge of the High Court. आगे उसकी 2 conditions हैं, whether a member is to be appointed from the judiciary, the Chief Justice shall nominate 3 qualified persons. उसके अंदर तो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार ही कोई नहीं उस चीज के अंदर। नहीं, अगर उसकी तरफ से आना है मेंबर नहीं, उसकी वजह और है सर। वो जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बनेगा ना, स्पेशल लोगों के लिए, पब्लिक ऑफिस ऑर्डर के लिए, वो जो जज देगा वो उसकी मर्जी का होगा। लेकिन ये जो होगा, ये जो इंतजामिया ने नाम दिए हैं उन्हीं में से देना है उन्होंने। नहीं, वो जो है इस तरह की दो चीजें हैं। एक ये है कि आपके वो ट्रिब्यूनल्स हैं जो आपके ऑर्डिनरी लोगों को डील करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जिनको डिफाइन किया गया है इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर, जो डेफिनेशन का मेरे सामने ये लॉ पड़ा हुआ है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद आपके चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसके बाद आर्मी चीफ है, इस तरह के वो सारे ऐसे ऑफिस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उनका क्राइटेरिया जो है वो हाई कोर्ट है कि आप उस तरफ। दूसरा ये जो क्राइटेरिया जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं उसके अंदर ये है कि वो जो 3 नाम देंगे उसके अंदर चीफ जस्टिस जो है वो एक करेंगे, और अगर चीफ जस्टिस खुद में नहीं है इरशाद आरिफ साहब, तो उन नामों को रिटर्न भी कर सकते हैं एज पर सेक्शन 3 ऑफ द लॉ। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि चीफ जस्टिस का या जुडिशरी का उसके अंदर डोमिनेटिंग रोल नहीं है। सबसे पहले बात हमें ये तय कर लेनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज या मिसलीडिंग या फॉल्स एक्यूजेशंस का लॉ जो इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि नहीं करता। हाफिज साहब, इसमें फेक न्यूज़ की कोई तारीफ भी नहीं दी गई, और फेक न्यूज़ कोई चीज़ नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन होती है, डिसइन्फॉर्मेशन होती है, या मिस इन्फॉर्मेशन होती है। CPNE ने, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की तारीफ़ 3 साल पहले जामे तारीफ़ तमाम स्टेक होल्डर के मशवरे से जमा कराई हुई है वजारत इत्तलात के पास, लेकिन उसको इसमें कोई किसी ने शामिल ही नहीं किया। नहीं, अब ये है कि आप दुनिया भर के अंदर, मैं आपको चीज बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर के आप लॉज देख लें तो डेफेमेशन की इरशाद आरिफ साहब डेफिनेशन एक ही है, और वो डेफिनेशन क्या है डेफेमेशन की कि आप किसी शख्स के खिलाफ एक ऐसा इल्जाम लगाएं, चाहे आप वर्बली लगाएं या चाहे आप लिख के लगाएं, जिसके अंदर आपकी फॉल्स एक्यूजेशन है, अनट्रू स्टेटमेंट है, और आपने मिसलीड किया है उस चीज के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये दुनिया भर के अंदर उसके आगे 2 है। एक को लाइबल कहते हैं, वो ये है कि आपने को लिख के कर दिया, और दूसरे को स्लैंडर कहते हैं। दुनिया भर के लॉज आप देख लें कि उसके अंदर किसी जगह डेफेमेशन
तरतीब है या डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। हाँ, एक जो चीज है जिसकी तरफ आपका इशारा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस बिल को पास किया जा रहा था तो अगर इसको स्टैंडिंग कमेटीज की तरफ लेके चला जाया जाता, स्टेक होल्डर्स के अंदर लेके चला जाया जाता, इसको और डिस्कशन के अंदर लेके आया जाता, तो गवर्नमेंट के ऊपर वो क्रिटिसिज्म नहीं आना था। लेकिन अगली बात ये देखी जाए कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर डेफामेशन की लॉज के इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप ये देखें ना कि आप पे या किसी और शख्स पे कोई इल्जाम लगाए तो क्या उसको अपनी जिंदगी के अंदर उसका इंसाफ मिलेगा या उसकी जो पगड़ी उछाली? आप हम देखिए हम हमेशा इस बात के हम इस बात के हामी रहे हैं कि इस कवानीन की जो खराबियां हैं वो दूर की जाएं, लेकिन ये कवानीन की खराबियों की वजह से अल्तवा नहीं होता, ताख़ीर नहीं होता। हमारा जो सिस्टम है वो इतना नाकारा है। मैंने जो आप इत्तेफाक कर चुके हैं कि उसमें अल्तवा जो होता है उसमें ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जाते हैं, सियासी चीज़ें जो होती हैं। एक पहला जो सबसे पहला तो मसला ये होता है दुनिया में, ये इसलिए होता है कि वहाँ अदालतें आज़ाद हैं और वहाँ विक्टिमाइज़ नहीं किया जा रहा होता। यहाँ मीडिया को पसंद नापसंद की बुनियाद पर विक्टिमाइज़ किया जाता है। एक आदमी वही काम कर रहा होता है, उससे कोई पूछ नहीं रहा होता, दूसरा आदमी उससे कमतर सतह की बात करता है, वो पकड़ा जाता है, उठा लिया जाता है। ये ख़राबी है। फिर कानून शहादत जो है उसको इसमें से निकाला गया है, वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये है कि जो शख्स दावा कर रहा है वो अपनी हैसियत उर्फ़ी भी तो साबित करे। हैसियत उर्फ़ी का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है कि वो ख़ुद कौन है। एक स्मगलर, एक मनशियात फरोश जाके मुझ पर दावा कर देता है। जी नहीं, बात ये है कि जो पहले कानून था उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ना सिर्फ आपको वो जो चीज थी वो साबित करनी होती थी बल्कि अपनी हैसियत भी साबित करनी थी। हाँ। कि मैं क्या सोसाइटी के अंदर वो मुकाम रखता हूँ कि मेरे ऊपर अगर ये इल्जाम लगाया गया है और मैं क्वालिफाई करता हूँ फॉर डैमेजेस का। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट का प्रिविलेज है या प्रेसिडेंट का एक स्टेचर और है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी जो है, जो स्ट्रीट का आदमी है, अगर उसको सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर दिया जाए, क्या उसका हक नहीं है कि उसको इंसाफ मिले? नहीं, उसका हक बिल्कुल है, उसका बिल्कुल हक है। लेकिन देखें, उसका हक है, वो कहेगा ना कि मैं शरीफ आदमी हूँ, आज तक मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। लेकिन एक स्मगलर, एक मनशियात फरोश, एक ज़ख़ीरा अंदोस, एक और बदनाम आदमी जो है वो किसी शरीफ सहाफ़ी को पकड़ लेता है और उसने जी फ़लाँ मुझे ये कहा है और नॉन आदमी है, तो वो कहाँ से साबित करेगा? तो वो तो सारा कुछ आपने डाल दिया उस बंदे पर। जी नहीं, इशारा साहब हाइपोथेटिकल नहीं जाते। इसी लॉ के अंदर या दुनिया का हर लॉ जो है उसके अंदर आपका एक डिफेंस जो है वो अवेलेबल होता है और वो क्वालिफाइड डिफेंस होते हैं। इस लॉ का भी जो सेक्शन 4 है उसके अंदर आपको 7 किस्म के डिफेंस अवेलेबल है। नंबर 1 उसके अंदर अवेलेबल ये है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज जो हैं वो कर रहे हैं और आपको अगर उसके अंदर कोई बात करते हैं तो आपके लिए कोई ऑफेंस नहीं है बल्कि वो डिफेंस से आप उसको ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं फॉर द फेयर कमेंट्स जो है तो कोई उसके अंदर जो है वो आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं है। आगे जाके फेयर कमेंट्स जो है नेक नियति को कहा गया कि ये कोई दिफा नहीं है आपका, फेयर कमेंट का दिफा आप नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए किसी दुनिया के अंदर क्रिमिनल मैटर के अंदर जो है वो इंटेंशन मैटर नहीं करती, बेनजरिया मैटर करता है। अब मेरी इंटेंशन देखना अगर एक डॉक्टर हाफिज साहब बात ये है, हाफिज साहब आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई ख़बर देते हैं कि फ़लाँ शख्स को ओहदे से हटा दिया गया और वो बात नोटिफाई भी हो जाती है और वो नोटिफिकेशन पब्लिक होने से पहले उसको डी नोटिफाई कर दिया जाता है और उसका जो हटाया जाना है वो वापस ले लिया जाता है। सहाफ़ी अब खबर दे चुका होता है, अब इन मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा? वो कल को कहे जी मुझे मेरी बेइज्जती की गई है और मैं इसके खिलाफ केस करता हूँ, उसने झूठी बात की है। देखें कि ये फैसल हर केस को केस टू केस बुनियाद पे देखा जाएगा। ये नहीं मुमकिन है कि जी एक का प्रिंसिपल दूसरे पे अप्लाई करे, दूसरे का तीसरे पे करे, चौथे का पांचवे पे करे, ये नहीं है। सही है, ठीक। केस टू, हाँ, दो चीजें इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभी भी ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ये बिल बनाया है तो इसकी मोर जी टाइम खत्म हो गया। आइंदा प्रोग्राम में आपको फिर इसी मौजू पे हम जहमत देंगे, मज़ीद बात भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ एहसान अहमद साहब। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।